इस देश में SC ST OBC की आबादी 1 अरब से ज्यादा है। 1 अरब 100 करोड़ कह रहे हैं आप जी। ऐसा गांव जिसमें कोई चमार, दुसाध, मेहतर, राजपूत, ब्राह्मण, ठाकुर नहीं होगा। ये तो सब हिंदू ही हैं। नहीं, सब बना, फिर हिंदू है तो फिर यादव कौन कहां से आ गया, फिर राजपूत कहां से आ गया। एक हिंदू गांव बनाकर दिखा दे मोहन भागवत की औकात है तो एक हिंदू टोला मोहल्ला बसाकर दिखा दे मोहन भागवत की औकात है तो ये इस देश के SC ST OBC के थाली से रोटी छीनना चाहते हैं। सुधा जी आपके ऊपर ये अभी पूरी बात सुनिए। SC ST OBC के शरीर पर से अच्छा कपड़ा छीनना चाहते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 1932 के बीच गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। गोलमेज सम्मेलन की खास बात यह थी कि उसमें बाबा साहेब ने, जो अब हमारे पीछे देख रहे हैं, बाबा साहेब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में शिरकत किया था। लेकिन एक बार फिर से 2023 में आधुनिक भारत में एक बार फिर से गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ हैं ओम सुधा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बाबा साहेब के अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं। ओम सुधा जी से बात करते हैं। ओम सुधा जी से कि ये जो गोलमेज सम्मेलन है जो आने वाला है, उसकी जो तारीख है 11-12 फरवरी के बीच है। ओम सुधा जी, जानना चाहूंगा आपसे, ये जो गोलमेज सम्मेलन 2023 का है, दिल्ली में होगा, इसकी अध्यक्षता उदित जी कर रहे हैं, क्या है उद्देश्य आप लोगों का? देखिए, क्या है कि 2014 के बाद देश में न केवल नेतृत्व बदला बल्कि राजनीतिक और सामाजिक चीज पर बहुत चीजें, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी बहुत सारी चीजें बदल गई। मसलन इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के जीवन में बड़ा बदलाव आया। बड़ा बदलाव सकारात्मक नहीं आया, नकारात्मक बदलाव आया। क्योंकि जिसकी सरकार अभी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी न कहकर उसको जो है हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह लें, मनुवादी सरकार कह लें, इनकी जब से सरकार आई है तब से सब जानते हैं कि यह सरकार SC ST OBC के हितों के खिलाफ है, माइनॉरिटी के हितों के खिलाफ है। हम बतौर संगठन अखिल भारतीय परिसंघ, हम SC ST OBC के हितों की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी बात करते हैं, उनके आरक्षण की रक्षा करते हैं। 2014 के बाद जब यह बदलाव आया तब से लेकर आज तक, उसके पहले से 1997 से हमारा इतिहास है। हमने आरक्षण बचाने के लिए निजीकरण के खिलाफ लड़ाई, डॉक्टर उदित राज जी जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में लगातार लड़ाई लड़ी है। अभी हमने 28 नवंबर 2022 को हमने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की थी। हमारी प्रमुख मांग थी उस समय कि जो है नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए, और अभी जब तक रखा नहीं जाए उस संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, हम उस मांग पर कायम है। इसके अलावा इस देश के SC ST OBC के लोगों से जुड़ी हुई बहुत सारी मांगे हैं जो आज भी यथावत हैं, जो आज भी बरकरार है, उनके खिलाफ बात करने की आरक्षण की बात करते हैं। अभी जब 103वां संविधान संशोधन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई और जो सवर्ण लोग थे 10% उनको भी आरक्षण दिया जा रहा है। अब जो 50% का जो कोटा था वो पार कर गया है। आरक्षण तो सरकार दे ही रही है। अभी इस पर भी बात कर लेते हैं। जब SC ST OBC के आरक्षण की बात होती थी तब सरकार जो है बार बार नागराज केस का हवाला देकर कहती थी कि जो है 50% ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन जब सवर्णों को आरक्षण देने की बारी आई, EWS की बारी आई, तो फिर वो 50% का जो है लिमिट पार कर गया। ये तो जुडिशियरी का जो मनुवादी चरित्र है, जो जनेऊ पालिका का इंदिरा साहनी केस जो करेक्टर है जुडिशियरी का, मनुवादी ब्राह्मणिकल जो करेक्टर है, जनेऊवादी जो करेक्टर है, वो करेक्टर एक्सपोज होता है कि किस तरह न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका ब्राह्मणों के पक्ष में काम करती है और SC ST OBC के खिलाफ काम करती है। नहीं, आप ये जो आरोप लगाते हैं कि सरकार OBC SC ST OBC माइनॉरिटीज के खिलाफ काम कर रही है। अभी तो मोदी जी ने कहा कि आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया है। SC ST का जो संसद में जो आरक्षण था सांसदों के लिए, हम कितने सांसद होते हैं SC ST OBC के? 200, 400, 500, 548 या उससे ज्यादा होंगे। इस देश में SC ST OBC की आबादी 1 अरब से ज्यादा है। 1 अरब 100 करोड़ कह रहे हैं आप? जी, 124 करोड़ है ना इस देश की आबादी, 1.24। वो तो कागजों में, लेकिन अभी 140 से ज्यादा होगा। आप समझिए उसका जो है 90% हिस्सा SC ST OBC का। ठीक है। यानी हम 1 अरब से ज्यादा आबादी हैं
उसको आप जो नहीं, है जातीय जनगणना हुई नहीं तो आपको ये कैसे पता चला? जाति जनगणना हो चुकी है, हाँ। कांग्रेस के सरकार में ही हो चुकी है, प्रकाशन सरकार नहीं कर रही है, ये तो राज्य सरकार अपने स्तर पे बिहार में भी करा रही है। अच्छा, जाति जनगणना तो हो चुकी है। हमारा तो यह मानना है कि ये जो हम जो कर रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, यहाँ पे नहीं आ पाया, बीच में आपने रोक दिया। जी जी बोलिए। जो SC ST OBC के लोगों के खिलाफ जो है सरकार काम कर रही है, तो हम लोग अपने लोगों को जुटाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक गोल मेज पर हम लोग अपने देश भर में फैले हुए जितने बहुजन बुद्धिजीवी हैं, कितने लोग आएंगे इसमें? जितने लोग आ सकते हैं, ये ओपन है। 100 करोड़ नहीं, 100 करोड़ लोग आ नहीं सकते ना, जो लीडर हैं, जो आ सकते हैं, जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो आए ना। आप 100 करोड़ की बात करते हैं, बाबा साहब 1 लाख हुए क्या? एक ही बाबा साहब थे ना। तो जो समाज का नेतृत्व करता है, सांसद हो, विधायक हो, जो समाज का नेतृत्व करता है, सामाजिक कार्यकर्ता हो, अम्बेडकर, सभी उठ के चले आए। आए सब लोग, वही मैं कह रहा हूँ, आए सब लोग सबके लिए। और हम तो यह कहते हैं, हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ अपने आप में कोई संगठन है नहीं, यह तो संगठनों का संगठन है। सभी अपना झंडा, अपना डंडा, अपना बैनर सब अपना लेकर आए, लेकिन जो मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे से आप अगर सहमत हैं तो। हमारे मुद्दे क्या है? हमारा मुद्दा है कि नई संसद भवन का नामकरण बाबा साहब संसद भवन हो। हमारी मांग है कि देश में जो आरक्षण पर हमले बढ़ रहे हैं, आरक्षण पर हमले रुकने चाहिए। हमारी मांग है कि निजीकरण पर रोक लगे। हमारी मांग है कि ईवीएम एक बेईमान मशीन है, ईवीएम पे बैन किया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव हो। हमारी मांग है कि हायर जुडिशियरी में रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम एक बेईमान सिस्टम है, उस पर रोक लगना चाहिए। तो एक बात बताइए, नहीं, पूरी मांग सुन लीजिए हमारी। 10 सेकंड में पूरी मांग बोल देता हूँ। हमारी मांग है प्रमोशन में आरक्षण पूरे देश में लागू हो। हमारी मांग है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू किया जाए। हमारी राउंड टेबल में हम बात करेंगे कि मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को देश के सभी राज्यों में लागू किया जाए, चाहे केरल हो या जम्मू कश्मीर या बिहार हो। हमारी मांग है कि बैकलॉग पदों पर SC ST के सीटों से भरा जाए। हमारी मांग है कि ठेका पट्टा में भी आरक्षण हो। हम चर्चा करेंगे राउंड टेबल में कि पूरे देश में 2014 के बाद खास तौर पर जिस तरह से दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है, उस पर रोक लगे। या जो हमारी आखिरी मांग इसमें से है कि पूरे देश में जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उस पर रोक लगे। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को इन मनुवादियों ने गुलाम बना दिया। कैसे हो रही है? लोकतंत्र की हत्या इस तरह हो रही है कि जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, सब पर मनुवादियों का कब्जा हो गया है। जुडिशियरी देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, यूनिवर्सिटी देख लीजिए, किस जाति के वाइस चांसलर एक खास जाति के लोगों को सत्ता के संसाधन पर बिठा दिया गया है। इस देश के SC ST OBC को इस सरकार ने हाशिए पर धकेल दिया। जी, अब हिंदू राष्ट्र का नारा, हिंदू राष्ट्र पे धर्म युद्ध छिड़ गया है। नहीं, हिंदू राष्ट्र बना ले। मैं तो मोहन भागवत जी को नेशनल दस्तक के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, हिंदू राष्ट्र तुम बाद में बनाना, पहले एक हिंदू गांव बनाकर दिखाओ। ऐसा गांव जिसमें कोई चमार, दुसाध, मेहतर, राजपूत, ब्राह्मण, ठाकुर नहीं होगा। ये तो सब हिंदू ही हैं। नहीं, सब बना। फिर हिंदू है तो फिर यादव कहाँ से आ गया? फिर राजपूत कहाँ से आ गया? फिर ब्राह्मण? आप लोगों ने जातियां बनाई। एक धर्म एक जाति तो आप ही लोगों ने बनाया। एक हिंदू गांव बनाकर दिखा दे मोहन भागवत की औकात है तो, एक हिंदू टोला मोहल्ला बसाकर दिखा दे मोहन भागवत की औकात है तो हम मान जाएंगे कि वो हिंदू राष्ट्र बसा देंगे, तब भी दिक्कत होगी। नहीं, बना ही नहीं, बना के दिखा ना। एक हिंदू गांव बनाकर दिखा दे मोहन भागवत की औकात है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ। वो पूरा देश बना रहे हैं। मैं मोहन भागवत को चैलेंज करता हूँ, हिंदू राष्ट्र छोड़ो, तुम एक हिंदू गांव बनाकर दिखा दो। मैं चैलेंज करता हूँ मोहन भागवत को, एक हिंदू गांव बनाकर। सांस्कृतिक संगठन है, कहाँ नहीं करेगा? कहाँ सांस्कृतिक संगठन? उनकी संस्कृति देख ही रहे, नफरत की संस्कृति। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संविधान के खिलाफ बात करते हैं। इन लोगों को जेल में होना चाहिए। उन्होंने कब कहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? कौन कह रहा है? फिर हम कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ने। कौन कह रहा है? ये कहाँ के चट्टे बट्टे हैं, किनके चंगू मंगू हैं सारे? ये RSS एक थॉट प्रोसेस है, एक थॉट प्रोसेस है। हम उस थॉट प्रोसेस के खिलाफ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। RSS की पूरी विचारधारा भारतीय संविधान के खिलाफ है। अगर ये भारतीय संविधान के साथ की विचारधारा होती तो हम इनके साथ हैं।
ये मनुष्य एक बात को नहीं मानने समझ में आ वाले रही है लोग कि अगर संविधान के खिलाफ विचारधारा है तो ये देशभक्त कैसे? ये तो वो लोग बताएंगे कि देशभक्त कैसे हैं। बड़ा दिलचस्प है, खुद को देशभक्त कहते हैं और देखिए देश को टुकड़े टुकड़े में बेच रहे हैं। कभी बीएसएनएल बेच दिया, कभी एमटीएनएल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, आप हवाई समझ जहाज। नहीं पाए, ये है निजीकरण। निजी निजीकरण से काम प्राइवेट ढाबे जाने से तेज होता है। जैसे कि आप रेलवे में जाएंगे, आपको टिकट जल्दी मिल जाएगा, ये है रेलवे की साफ सफाई हो जाएगी। बहुत बढ़िया। रेलवे का किराया आते के साथ मोदी जी ने 14% बढ़ा दिया। प्राइम तो ये वो कई गुना रेलवे के टिकट उसके बाद बढ़ते जा रहे हैं। मैं रेलवे में भी सफर करता हूँ अपने संगठन के कार्यक्रम से जब जाता हूँ तो रेलवे में आपको आरपीएफ वाले अब नहीं दिखेंगे, सफाई नहीं दिखेगी, सब गायब, सब नदारद। निजीकरण का मतलब क्या? इस देश में जो सरकार है वह लोक, भारतीय संविधान में कंसेप्ट है लोक कल्याणकारी राज्य, मतलब पब्लिक वेलफेयर स्टेट। तो कोई जो निजीकरण का मतलब क्या हो, प्राइवेट कंपनी का वेलफेयर से क्या लेना देना। उसका काम है अधिक कम संसाधन में अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। तो अडानी जब भी एयरपोर्ट चलाएगा, रेलवे चलाएगा, तो उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा पब्लिक का कोई वेलफेयर, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे के लिए काम अडानी करता तो है। कर्ज में डूब गए। अब आप सोचिए, जिस अडानी के हाथों उन्होंने देश का आधा हिस्सा दे रखा है, वो आदमी कर्ज में डूब गया, यानी देश गर्त में गया। एयरपोर्ट चला रहे हैं अडानी, वो कर्ज में गए यानी देश कर्ज में गया। ये है प्राइवेटाइजेशन। इस प्राइवेटाइजेशन को के खेल को समझना होगा और इस प्राइवेटाइजेशन को वो विकास का नाम देते हैं। लेकिन असल खेल ये है कि ये प्राइवेटाइजेशन के नाम से ये इस देश के SC ST OBC के थाली से रोटी छीनना चाहते हैं। सुधा जी आपके ऊपर ये आरोप अभी है। पूरी बात सुनिए। नहीं, SC ST OBC के शरीर पर से अच्छा कपड़ा छीनना चाहते हैं। हम कारों में चलते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं, उनको पता है ये निजीकरण करके आरक्षण को खा सकते हैं। तो हम कार में चल रहे हैं ना, हम सोफे कार में चल रहे हैं कि नहीं? इसी से तो उनको कार में चल रहे हैं कि नहीं? इसी से तो ये तो यही तो विकास है। तो इनकी वजह से नहीं हुआ ना, ये आरक्षण की वजह से हुआ। इसको तो खा रहे हैं ना वो, आरक्षण की वजह से कार से चल रहे हैं। आरक्षण की वजह से मेरे दादा भैंस चराते थे, मैं 100 बार कह चुका हूँ। आरक्षण की वजह से हम कार में चले, हवाई जहाज में चले। अच्छा कपड़ा जो है आरक्षण अभी भी चाहिए आपको? आरक्षण रोज भी चाहिए कि नहीं? आरक्षण विड्रॉ करेंगे कि नहीं? आरक्षण रोज क्यों विड्रॉ करेंगे? क्यों नहीं? अगर आप समान हो गए, सुधा जी देखिए, समान का बाबा साहब ने यही कहा था ना, सुनिए ना, बाबा साहब ने यही कहा था कि भाई अगर कोई समान हो जाए तो वो भाई मेरे आप ये बताइए, आरक्षण कोई आर्थिक सुधार का कार्यक्रम है? जिनको आर्थिक सुधार चाहिए जाके मनरेगा की लाइन में लगिए। आरक्षण इसलिए है कि इस देश के संसाधन में हमें उतनी भागीदारी चाहिए जितनी हमारी आबादी है। उस पे नजर मत डालो, जिसकी जितनी आबादी है। अगर सवा ब्राह्मणों की आबादी इस देश में 3% है, जाओ 3% में रहो। हमारी जितनी आबादी है वो हम हिस्सा, अपने हिस्से में हम खेल रहे हैं। सवर्णों के पेट नहीं दे रहे हैं। अब तक मंडल कमीशन की सिफारिश लागू नहीं किया। हमारे दादा भैंस चढ़ाते थे, हम अभी i20 कार में ही आए हैं तो उनके पेट में दर्द उठने लगा है। हमें BMW में भी चढ़ना है। BMW में चढ़ेंगे? BMW में चढ़ना है और वह सिर्फ आरक्षण की वजह से संभव है। अभी जो है हम मोंटी कार्लो के कपड़े पहन रहे हैं, जारा का टी-शर्ट भी पहनना है। अभी सोचिए, आप लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ, ये तो दोगलापन है। नहीं, ये तो रोक रखा है ना, इसी को तो रोक रखे हैं। अच्छा। वो तो अब चाह रहे हैं कि दोबारा इनके गले में हरिया लटक जाए, कमर में झाड़ू टंग जाए। अच्छा। होने कहाँ क्यों चाहेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, उनका जो पेट दर्द हो रहा है सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे बदन पर अच्छा कपड़ा आ गया, हमारी थाली में अच्छा खाना आ गया। आपने कहा ईवीएम बैन, लेकिन ये भी एक डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि अगर बिहार में जीतती है तो आप लोग खामोश हो जाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। हिमाचल में कांग्रेस जीती है, आप कुछ नहीं बोलते हैं। गुजरात में जीती है, लोकसभा जीती, तब आपको याद आता है कि अरे यार ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो मैं बता दूं कि हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी बात बता दे रहा हूँ। चाहे ये गुजरात हारे जीते, बिहार जीते हारे, दिल्ली जीते हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा स्पष्ट मानना है कि ईवीएम मैन मेड मशीन है जिसको टेम्पर्ड किया जा सकता है। दुनिया की हर मशीन जिसको आदमी ने बनाया है उसको टेम्पर्ड किया जा सकता है। ईवीएम की शुरुआत ईवीएम जिस देश एक सेकंड, जिस देश से ईवीएम की शुरुआत होती है वही देश ईवीएम बैन कर देता है। ये दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं, जितने मॉडर्न देश हैं, भारत की बात करते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, पूरी बात सुनिए। इस देश में जितने भी
ऐसे देश जो कि तकनीकी रूप से हमसे ज्यादा उन्नत है। हम जापान से ज्यादा उन्नत तो नहीं है, हम दक्षिण कोरिया से ज्यादा उन्नत नहीं है, हम फ्रांस से ज्यादा उन्नत नहीं है, लेकिन उन देशों में ईवीएम नहीं चलता है, हमारे देश में ईवीएम चलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस देश का जो पूरा सिस्टम है वो मनुवादियों के हाथों में, इसलिए वो आपको लगता है इतने बड़े देश में लोग मशीन को टेम्पर करेंगे और उसको अपने तरीके से तकनीकी रूप से अपने क्यों नहीं, आप बताइए क्यों नहीं करें? मेरे हाथ में सत्ता, हम चाहे क्या ईवीएम जब से ऐसे ही हो रहा है? बिल्कुल हो रहा होगा। मैं ये नहीं कब से हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि संभावना 100% है। ईवीएम एक मशीन है जिसको टेम्पर किया जाए, वही मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि इस मोबाइल में हमने ये दबाया तो जो है गूगल खुल गया, ये दबाया प्ले स्टोर खुल गया। भाई ये दबाया तो गूगल के बदले प्ले स्टोर क्यों नहीं खुल सकता? साधारण सी बात है भाई। आप डर रहे हैं? नहीं, डर नहीं रहे, सवाल उठा रहे हैं हम। ये संवैधानिक बेईमानी है ना, पूरे लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह है, संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। टेक्नोलॉजी तकनीकी रूप से देश मजबूत तो बेईमान मशीन नहीं चलेगी ना, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। कौन बताएगा बेईमान है कि नहीं? कौन सर्टिफिकेट देगा सुधा जी? इस देश की पब्लिक, इस देश की जनता, सरकार की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। क्यों, आखिर क्यों, आप ये बताइए, क्यों भाजपा जो है ईवीएम के पक्ष में खड़ी होती है? क्यों होती है पक्ष में? क्यों खड़ी होती है? क्योंकि ईवीएम उसके पक्ष में है। ईवीएम उसके लिए काम, हिमाचल में आ रहे कुछ नहीं बोली, ईवीएम ने उसके पक्ष में काम नहीं किया होगा। एक सेकंड, यही मैं बोल रहा हूँ। बोलिए। आप जब बिहार में, भाई आप मुझे हिमाचल पे, राजस्थान नहीं, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, हर जगह बेईमानी है। अगर बेईमानी करने वाला, सुनिए, अगर पूरी बात सुनिए, आपका सवाल आ गया। पंजाब नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, बेईमानी करने वाला भी बड़ा होशियार होता है। उसको पता होता है कि हर जगह अगर कर दोगे बेईमानी तो पूरा ही जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कहीं छोटा मोटा जीत गए, हार गए, थोड़ा उसकी जगह आपको भी करना होगा तो आप भी यही करेंगे, हम भी यही करेंगे। क्रेडिबिलिटी भी दिखे कि देखो हम जो है इसकी क्रेडिट। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर क्या राय है? वो एक पागल आदमी है धीरेन्द्र शास्त्री, उसको जेल में होना चाहिए। वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, भारतीय संविधान में कहाँ हिंदू राष्ट्र? तो जो भारतीय संविधान के खिलाफ पत्रकार राष्ट्रवाद की बात कर सकता है तो क्या हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर सकता? जो पत्रकार राष्ट्रवाद की बात करते हैं, टीवी पे दिन रात धीरेन्द्र शास्त्री को दिखा रहे हैं, उन पत्रकारों का सर्टिफिकेट चेक करना चाहिए। और जिस विश्वविद्यालय से उसको पत्रकारिता की उपाधि मिली हो, विश्वविद्यालय को तोप से उड़ा देना चाहिए। ये पत्रकार हैं, सुबह से रात तक चाटते रहते हैं सरकार का तलवा, और पत्रकार है, काहे का पत्रकार? पत्रकारिता का कौन है? तोप से उड़ा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। जो देश के खिलाफ है, जो राष्ट्र के खिलाफ बात करे, उसको क्या करेंगे आप? ये तो देश के खिलाफ है ना, देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो तोप से उड़ाइए, परमाणु बम गिराइए, खत्म करिए। देश के खिलाफ कानून से नहीं, जो संविधान कानून के हिसाब से कानून लेकिन जो राष्ट्र के खिलाफ, ये तो राष्ट्र को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जो हम अगर बात करें, हम अगर कुछ कह दें, थोड़ा भी दाया बाएं, हमारे ऊपर एफआईआर, हमारे ऊपर पता नहीं कौन कौन सा एक्ट धारा लगा देते हैं। 2 दर्जन मुकदमा मेरे ऊपर कर रखा है। हम संविधान की भी बात करें तो हमारे ऊपर मुकदमा, और ये संविधान के खिलाफ भी बात करें तो इनकी वाहवाह, जय जयकार। तो सुना आपने, ये ओम सुधा जी हैं और ये एक बार फिर से पर्चा देख लीजिए। गोलमेज सम्मेलन 2023 की शुरुआत हो रही है 11 से 12 फरवरी 2023 के बीच में। आप सभी को आना है, अगर इच्छुक है तो जरूर आइएगा। इसमें नंबर भी इनका नोट है, तो आप इस नंबर को आप देख लीजिएगा और आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। 24 घंटे ये आपके साथ, आपके पास उपलब्ध रहेंगे। आप क्या सोचते हैं? सुधा जी के विचारों से आप सहमत हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।